आने के बाद भी पाकिस्तान को कर्जे मिलने में कोई मुश्किलात नहीं होंगी। डिप्टी डायरेक्टर IMF। तजावीज मिलने के बावजूद नई तिजारती पॉलिसी की तैयारी सुस्त रवि का शिकार। सेनेट इंतखाबात, क्या माशी पॉलिसीज में बेहतरी हो पाएगी? नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है पाकिस्तान के सेनेट के इंतखाबात, पाकिस्तान के सेनेट का किरदार मुल्क की माशी और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ मुरतब करने में। और बहुत सारे लोगों से मैं सुनता रहता हूँ, ड्राइंग रूम टॉक भी आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है। लोग ड्राइंग रूमों में बैठते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आपस में डिस्कशन करते हैं, सेनेट के मुतालिक बात कर रहे होते हैं। लेकिन अमूमन मुझे जो एक रिस्पॉन्स उनकी मिली है वो यही है कि जी सेनेट करता क्या है, सेनेट का काम क्या है, क्या सेनेट मुल्क की मईशत या उसकी इक़्तिसादी पॉलिसी, ज़राई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्टील पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी के मुतालिक कोई काम कर रही है या नहीं कर रही। मैंने कहा इस मौजू के ऊपर तो कोई गुफ्तगू की जाए तो बिल्कुल ला हासिल होगी और मंतक से बहुत ज़्यादा दूर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोक्रेट की भी सीट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई वैल्यूबल इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट निकलते नहीं देखा। इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट तो छोड़ें, मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट सेनेट से निकलते हुए नहीं देखा जिसकी कोई वर्थ या वैल्यू इन द लॉन्ग टर्म मैंने देखी। ये मुल्क, आइए सबसे पहले इसके कुदरती वसाइल की बात कर लें। बुनियादी मसला यही है कि सेनेट के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि तनासुब के हिसाब से जो है सीटें बांटी जाती हैं। उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि तमाम सूबों की जो है नुमाइंदगी सही से हो सके और मुल्क के इक़्तिसादी वसाइल भी जो हैं उनकी भी सही से, और मुल्क की जो कुदरती वसाइल हैं उनकी भी सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। आज अगर मैं देखता हूँ तो बलूचिस्तान के सेनेटर भी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन आपको पता है वहाँ तो पैसा चला है। मैं नहीं कहता, सियासतदान कहते हैं। तो वो आके वहाँ की जो मैं कह सकता हूँ कुदरती वसाइल की या वहाँ के लोगों की माशी नुमाइंदगी किस तरह से कर सकेंगे। इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन भी तो होती है ना, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे। चले जनरलाइज कर देते हैं इसे, क्योंकि बहुत सारे आम लोग भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, अवाम प्रोग्राम देख रही होगी, उनके जहन में आ रहा होगा कि सिर्फ खालिसतन माशी एंगल क्यों देखा जाए, एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर जो जो चीज़ें असरात मुरतब करती हैं उसके बारे में क्या ये लोग सोचते हैं। मैंने महंगाई के बारे में कोई बात नहीं सुनी, मैंने मिलावट एडल्ट्रेशन के बारे में कोई बात नहीं सुनी, मैंने ये जो जिसे हम कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो होर्डिंग होती है इसके बारे में सेनेट से कोई आवाज़ें उठते नहीं सुनी। तो मैं कंफ्यूज होता हूँ बतौर शहरी पाकिस्तान के। मेरे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ लाजिम हैं मीडिया का हिस्सा होते हुए, इस मुल्क का शहरी होने के नाते, कि जनाब हमारी जो सेनेट यानी अपर हाउस है ये मुल्क की माशी पॉलिसियाँ, एक आदमी की आम माशी जो ज़िंदगी है, इकनॉमिक लाइवलीहुड, उसके बारे में क्या बात करी, कोई बात नहीं कर रही। मैं तो बहुत ज़्यादा तवज्जो इस बारे में देता हूँ कि भाई देखें, अब देखें सेनेट के अंदर फाइनेंस बिल आएगा, खामोशी से वो पास भी हो जाएगा, उस पर कोई जिरा हो, यानी बजट जो बनेगा पूरे साल का। अब ये कह रहे हैं हम बजट पहले प्रेजेंट कर देंगे, उसका मकसद यही है कि बजट पहले प्रेजेंट करके आवाम को लॉलीपॉप देंगे। अब सेनेट किस हद तक जो है वो सही से नुमाइंदगी कर सकेगी पाकिस्तान की आवाम की। और फाइनेंस बिल के अंदर क्यों ये बात पिछले 4 साल नहीं उठाई कि साहब गुर्बत, पसमानदगी, बेरोज़गारी और महंगाई में कमी लेकर आओ, क्यों बात नहीं की बजट, क्यों बात नहीं की सेनेट ने। आज सेनेट के इंतखाबात होंगे, सदर जो है वो माजरत के साथ जो आपके सेनेट का जो है आपका सरबराह जो होगा, स्पीकर होगा, आप कहेंगे जनाब सेनेट का चेयरमैन जो होगा, माजरत स्पीकर जो होता है नेशनल असम्बली का होता है, सेनेट का चेयरमैन होता है, चेयरमैन सेनेट जो होगा वो बुनियादी तौर पर आकर क्या आवाम की नुमाइंदगी करेगा, क्या वो महंगाई ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम उठाएगा, क्या फाइनेंस बिल जब आएगा तो उसके ऊपर जिरा होगी, क्या वो जिरा मुफस्सिल होगी, क्या उस पर बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। टेक्नोक्रेट्स आपने बुला लिए, टेक्नोक्रेट की सीटें हो जाती हैं, विमेन सीटें हो जाती हैं, अपनी बीवियाँ, फुपियाँ, खालाएँ, कज़न्स वगैरह को ये लोग बिठा देते हैं यहाँ पे सेनेटर बना के। मजाक बनाया हुआ है सेनेट का, ये जो है सेनेट ना हुआ अपना घर हो गया और घर वाले मामलात ही यहाँ पर डिस्कस हो रहे होते हैं। बिल कौन से पास हो रहे हैं हमें तो पता ही नहीं। भाई सेनेट का किरदार क्या है, थोड़ा आवाम को भी तो बताओ। और फिर ख़ास तौर पे जो बात यही है कि मईशत के हिसाब से, मतलब फोकस हमारे प्रोग्राम का क्योंकि इकोनॉमिक होता है, इस वजह से हम इसी मौजू के ऊपर बात कर सकते हैं, वरना तो मौजूआत बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कोशिश करते हैं इसको एक्सप्लोर करें कि मुल्क की माशी और इक़्तिसादी पॉलिसियों के अंदर सेनेट का किरदार क्या रहा है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम जनाब सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं और सेनेट का क्या किरदार है मुल्क की माशी और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाने में। मेरे साथ अब टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, और इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि हमारे मुल्क की ये जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, हमारे मुल्क की जो आप कहें कि ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, हमारे मुल्क की जो टेक्सटाइल पॉलिसी है, ये किस हद तक इन्फ्लुएंस हो रही है सेनेट की वजह से। क्योंकि अमेरिका में अगर देखें तो सेनेट का एक किरदार है, बाकायदा सेनेटर्स इस बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ सेनेटर्स पता ही नहीं लगता, हमें तो ये भी नहीं पता कि सेनेट का चेयरमैन जो है इससे पहले क्या काम करता था। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में। शुक्रिया शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में उभरते बहुत सारे सवालात हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ड्राइंग रूम में भी ये टॉक कर रहे हैं और आम लोग भी यही पूछ रहे हैं कि जनाब सेनेट का किरदार होता क्या है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि उनका सियासी किरदार क्या है, इक़्तिसादी और माशी पॉलिसियों के अंदर इनका क्या किरदार है, ये क्या काम करते हैं, मुझे आज तक नहीं पता चला। आप बताइए, रोशनी डालें जी। देखिए, बुनियादी बात यह है जो आपने कही कि अगर मईशत के हिसाब से देखें तो जो पाकिस्तान की बहुत सी माशी पॉलिसियां हैं वो पाकिस्तान के आईन से मुतसादिम है। अगर मैं ये कहूं कि जो हमारा वफाकी बजट बनता है जिसको पार्लियामेंट अप्रूव करती है, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट, वो पाकिस्तान के आईन से मुतसादिम है और सेनेट को और नेशनल असेंबली को ये इख्तियारी हासिल नहीं है कि वो उसको पास करें, लेकिन वो उसको साल बसार पास करते रहे हैं। अगर मैं आप उस तफसील चाहें जी जी, बिलफर्ज हमारे आईन में तो ये लिखा है कि जो है ऐसे पॉलिसियां बनाएंगे जिससे गरीब और अमीर का फर्क जो है वो कम होगा और जो है इस्तेसाल का खात्मा होगा। तो हमारी टैक्सों की जो पॉलिसी है और जो बजट में तजावीज रखी जाती हैं उसमें ताकतवर तबकों को बरात दी जाती है, अवाम के ऊपर जीएसटी डाल दिया जाता है। तो ये सारी जो पॉलिसियां बन रही हैं ये आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। तो सेनेट हो या नेशनल असेंबली, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा करेगी? वो तो अवाम पर बोझ डालना, अवाम की महरूमियों में इजाफा करना, मुल्क में गुर्बत में इजाफा करना, बेरोजगारी में इजाफा करना, नाख्वानगी में इजाफा करना, कर्जों के बोझ में इजाफा करने में मुआवनत कर रहे हैं, इमदाद दे रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं। इसको कोई तारीखी हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता कि वो आइन के खिलाफ बजट को, आइन के खिलाफ पॉलिसियों को। आप टैक्स एमनेस्टी ले लीजिए, टैक्स एमनेस्टी जो है वो तो एक फाइनेंशियल एनआरओ है, वो भी पाकिस्तान में अप्रूव हो जाती है। प्रॉपर्टी में टैक्स एमनेस्टी आ गई। अब ये कहते हैं लूटी हुई दौलत जो बाहर गई है उसके लिए भी एमनेस्टी ले आए। तो क्या हमें ये अंदाजा है हमारी सेनेट को, नेशनल असेंबली को और हुकूमत में कि ये तो आपकी जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो हमारे ऊपर इल्जामात लगाए हैं, ये तो आपकी टैक्सेशन पॉलिसी में जो टैक्स चोरी हो रही है वो भी जो है वो उसके दायरे में आती है। हम नहीं तो ये तारीफों के जो पुल बांधते हैं आती है, तो ये तो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं मुश्किलात में। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये जो तारीफों के पुल हम बांध रहे हैं कि जनाब रजा रब्बानी साहब के दौर में ये हो गया और जनाब फरहतुल्लाह बाबर साहब ये तकरीर करके चले गए और फलां आउटगोइंग ये कहकर चला गया, मुझे सिर्फ ये जानना है कि भाई ये को अवाम की फलाह बहबूद, महंगाई कम करने के इकदामात, बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या इकदामात लिए, कौन सी कानून साजी की? क्योंकि मैंने किसी से पूछा सेनेट क्या करती है, उन्होंने कहा कानून साजी करती है, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है इनके पास, ये सिर्फ लॉ मेकिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई लॉ मुझे बताएं जिससे गरीब की मुश्किलात में कमी आई हो। आपकी नजर में क्या पिछले 25 साल से कोई ऐसा कानून पास हुआ है जो कि गरीब के मुश्किलात को कम करने के लिए हो? मैं जानना चाहता हूं। तो ये दो बातें हैं। कुछ कानून साजी अगर हुई है जिसको हम अच्छी कानून साजी कह सकते हैं, तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और अमल दरामद नहीं करने में भी सेनेट का और कौमी असेंबली का किरदार है। ठीक है, मिसाल मैं आपको दूं कि 18वीं अमेंडमेंट आई थी, उसमें यह था कि सूबों को एम्पावर करना था और सोच ये थी कि सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात किया था। नेशनल असेंबली ने भी किया था, जो है कौमी असेंबली ने भी किया। लेकिन जो बजट बनाए गए वो उसके नफी थे, उसके मुखालफत में थे। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगी या उससे चश्मपोशी करेगी, तो ये बात सही है कि कुछ कानून साजी उन्होंने जरूर की है। रजा रब्बानी साहब का आप कुछ भी कहें कि जो भी सेनेट का गलत किरदार था, मगर पॉलिटिकल चीज पर इदारों को ये कि अपने इदारों अपने उसके अंदर काम करें, दायरे के अंदर, उसमें बहरहाल किरदार उन्होंने अदा किया।
तो जो चीज है उसको हम मान लेते हैं, लेकिन अवाम को उसका फायदा पहुंचा या नहीं, तो मैं कहूंगा अवाम देखिए सर, अवाम ये पूछती है कि ये जो सेनेटर हैं, जाहिर बात है एक बहुत बड़े ऐवान में बैठते हैं, इनके नवाबी ठाठ हैं, इनको गाड़ियां भी मिली होंगी, टीए भी मिलता होगा, जगह जगह इनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलती होगी, स्टेटस को के हिसाब से इनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी होती होगी। जाहिर बात है पैसे देकर आते हैं ये लोग, तो मैं नहीं कहता, सियासतदान कहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अवाम ये पूछ रही है कि क्या हमारे किराए कम किए इन्होंने? क्या जहाज का किराया कम किया, क्या बस का किराया कम किया, क्या वैगन का किराया कम किया, क्या रिक्शे का किराया कम किया? मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूं। वो कह रहा है कि आलू सस्ता हुआ, इनके किसी इकदाम से मेरे प्याज सस्ते हुए। इनको क्या जवाब दूं? इनको तो सर साइंटिफिक बात नहीं कर सकता ना, ये तो सीधे साधी बात मुझसे पूछ रहे हैं जी। नहीं, बात आपकी सही है, मगर क्या वाकई अवाम पूछ रहे हैं? ये तो मैं समझता हूँ आप पूछ रहे हैं। बुरा ना माने, मैं किसी की अवाम नहीं कर रहा, मैं नुमाइंदा बनने का वो नहीं बीड़ा उठाता। उन्होंने पूछा है कभी? क्या वो जब जलसों में जाते हैं और 3-3 घंटे वहां बैठ के नारे लगाते हैं, कभी उन्होंने कहा कि जनाब आपकी पॉलिसी तो ये है कि आप अवाम हुकूमत जो ताकतवर तबके हैं उनको बोझ टैक्सों की छूटी देकर बिजली और पेट्रोल के दर बढ़ा रहे हैं, बसों के किराए बढ़ा रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स लगा के खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ा रहे हैं, दवाइयों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये तो आप पूछ रहे हैं? अगर अवाम पूछते और अवाम जो है उनका गिरबान तक हाथ डालते तो इतनी उनको खुली छुट्टी नहीं मिलती। आप कह देंगे कि शऊर नहीं है, शऊर है, तालीम नहीं है मगर शऊर है, मगर अवाम ने नहीं पूछा, ये आप पूछ रहे हैं। अगर अवाम पूछते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ये आपने वैसे ये बड़ी अहम बात असेंबली ने नहीं, ये आपने बड़ी अहम बात की है, बड़ी अहम बात की है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ने जन्म लिया है, वो ये है कि फिर अवाम क्यों नहीं पूछती? ये एक सवाल यहाँ बनता है कि मैंने तो खुद साख्ता इस वजह से क्योंकि मुझे तो लगता है कि कुदरती और रैशनल यानी मंतकी तौर पर अवाम ये सवाल पूछती है। लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं कि जिस पसे मंजर में आपने बताया अवाम नहीं पूछ रही, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर अवाम क्यों नहीं पूछ रही, इनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ रही कि भाई वहाँ ऐवानों में बैठे हुए हमारे मसाइल क्यों नहीं हल कर रहे, और ख़ासतौर पर हमारे माशी मसाइल क्यों हल नहीं कर रहे? आप मुझे बताएं अवाम क्यों नहीं कर रही? आपने जिम्मेदारी के लिए उंगली जो है अवाम की तरफ उठाई है, क्यों नहीं कर रहे ये लोग काम? ये बड़ा अहम नुक्ता है ये। देखिए, बुनियादी बात ये है कि जो पाकिस्तान में जब नारे लगते थे आजादी से पहले, तो था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो कुछ हुआ कुछ अरसे के बाद से, तो उसको वो उन्होंने कहा जी ये नारा हम जो लगा था वो आप समझे नहीं थे, वो था ला ला इधर ला। लूटमार शुरू हो गई। तो जब करप्शन हुई, रियासत के सुतूनों ने करप्शन की, अवाम पर बोझ डाले, तो जब इतनी नाइंसाफी हुई तो उन्होंने अवाम ने ये सोचा कि फौजी हुकूमत आती है, जमहूरी हुकूमत आती है, एक हुकूमत आती है, दूसरी आती है, सूबाई असेंबली आती है, कोई उनके लिए नहीं कर रहा। तो वो भी मायूस होके, बददिल होके करप्शन की तरफ, टैक्स की चोरी की तरफ, किसी ने 10 रुपए रिश्वत ले ली, किसी ने 5 रुपए रिश्वत ले ली। आपके सवाल का वाज़ेह जवाब ये है कि अल्लाह का शुक्र हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, आवाम को भी करना चाहिए कि 1 करोड़ आदमी इस मुल्क में ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतनी आमदनी दी है कि वो टैक्सों के गोशवारे दाखिल करें। देखिए, सिर्फ 12 लाख आदमी कर रहे हैं, जिसमें मालदार लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं। तो ये जो 1 करोड़ आदमी टैक्स चोरी कर रहे हैं, वो उस जुल्म नाइंसाफी के बाद वो भी उसमें शरीक हो गए। तो जब मैंने भी वही लाइन ज्वाइन कर ली, ये और बात है कि अब मीडिया ने अभी तक अवाम को ये नहीं बताया कि आप जब 10,000 रुपए टैक्स की चोरी करते हैं तो जीएसटी और पेट्रोल में आप 40,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन बहरहाल ये अब खेल चल निकला है और अवाम में भी वो ऑनेस्टी का म्यार नहीं रहा। कभी वो कहते हैं जी हमारा टैक्स का पैसा जो है गबन हो जाता है इसलिए हम नहीं देते। बुनियादी तौर पर यह है कि निचली सतह पे भी करप्शन आ गया है। 10 रुपए, 5 रुपए, चौकीदार, लिफ्टमैन, चपरासी, हर सतह पे करप्शन है। छोटे छोटे दुकानदार। इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि आई शुड नॉट पॉइंट माई फिंगर टुवर्ड्स सेनेट अलोन, ये पूरी सोसाइटी जो है वो इन जनरल जो है वो इसकी जिम्मेदार है। सही बात है, क्या कहते हैं आप डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब? मैं ये कह रहा हूं कि इन जनरल फिर आप ये कह रहे हैं कि इंटायर सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ सेनेट नेशनल असेंबली के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, पूरा माशरा इसके लिए जिम्मेदार है जो माशी सूरत हाल इस मुल्क की हुई है। बिलाशुबा रियासत के तमाम सुतून भी तैयार है, रियासत के तमाम सुतून इसके लिए तैयार है। आप अगर 8 बजे से रात को 12 बजे तक जो कई हजार टॉक शोज हो जाते हैं,
उनमें देखें तो उनमें तो ये बातें नहीं हो रही जो आप उठा रहे हैं। अगर ये उठाई गई होती तो दबाव बढ़ता, लेकिन वो भी एक खेल में लग गए हैं। सर ये रीजन सर फिर इसमें अगर तब्दीली नहीं आती, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, फिर यहां पर उंगली इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स पे भी उठती है और इस मुल्क के इकोनॉमिस्ट पे भी उठती है, क्योंकि वो भी प्रेशर डेवलप नहीं कर पाते और गवर्नमेंट अपनी मनमानियां करती है। ये आपको मानना पड़ेगा कि इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स भी जिम्मेदार हैं जो सिचुएशन आज इस मुल्क की इकोनॉमी की हुई है, इस मुल्क के आम आदमी की माशी सूरत-ए-हाल की हुई है, इस मुल्क की गुर्बत, बेरोजगारी और मैं कहूँगा कि जो पसमानदगी है उसके पीछे इंटेलेक्चुअल भी शामिल हैं। ये भी आपको कहना चाहिए। बिल्कुल, मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ आपसे। तो ये जो मुल्क की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए फिर मैं कहां से लोग लेकर आऊं, आप मुझे बताएं। सेनेट में टेक्नोक्रेट की सीट होती है, उस टेक्नोक्रेट के सीट के ऊपर आपको ख्याल से क्या लाजमी नहीं है कि एक आधा कोई इकोनॉमिस्ट होना चाहिए? ऐसी मेरी राय है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि अगर कोई दुनिया के काबिल जो है आदमी भी माहिर माइशत ले आए और उसको पाकिस्तान में बिठा दें, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से खौफ खुदा से कह रहा हूं कि वो नाकाम हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो पॉलिसियां बनानी है उसके लिए किसी बड़ी माहिर की जरूरत नहीं है, उसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। लेकिन मुझसे मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा था कि ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये बातें जो हुकूमत करेगी हम उसका तख्ता उलट देंगे। वो कोई एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा के तो दिखाए, कोई हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा। ये बड़ी अहम बात आपने किया है। रिक्वेस्ट यू टू स्टे ऑन द लाइन, आप हमारे साथ ही रहिएगा टेलीफोन लाइन पर, और मैं जो हूँ वो एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा और इसी मौजू को यहीं से आगे लेकर चलेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात करें हम सेनेट का क्या किरदार होना चाहिए इक़्तिसादी और माशी पॉलिसियाँ मुरतब करने के लिए। जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब जो कि रहनुमाए नून लीग के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ पहले से मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। मैं सबसे पहले जाऊँगा जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब की जानिब। सिद्दीकुल फारूक साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूँ शो में, और साथ ही आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ क्योंकि आम आदमी प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उनके जहन में ये सवालात होते हैं कि हमारी माशी हालत बेहतर करने के लिए, गुर्बत, पसमानदगी, बेरोज़गारी, इसको ख़त्म करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए असम्बलियों के अंदर चलो फिर भी थोड़ी बहुत बात हो जाती है, सेनेट में क्या बात होती है? आप चूँकि ऐवानों के अंदर एक्टिव रहते हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, बड़े मैं कहूँगा फायर ब्रांड स्पीकर भी हैं, तो थोड़ा हमें समझाएं, आम आदमी को ज़रा समझाएं कि सेनेट का किरदार यहाँ पे है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को सलाम कहता हूँ, बड़ा एहतराम भी करता हूँ। बड़े दिनों बाद प्रोग्राम में हम इकट्ठे हो रहे हैं जी। देखिए, मुल्क की मईशत और आम आदमी की जो जिंदगी है उसमें बेहतरी लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए निज़ाम का तसलसल के निज़ाम जारी रहे, आईनी जमहूरी निज़ाम जारी रहे और उसमें पार्लियामेंट में एहतसाब अकाउंटेबिलिटी होती रहे, पार्लियामेंट आज़ादाना काम करती रहे और पॉलिसियों का भी तसलसल हो। ये पॉलिसियों का तसलसल आईनी तसलसल के साथ जुड़ा हुआ है। आप इससे पहले बजट नहीं पेश होता था सेनेट में, अब बजट वहाँ पेश कर दिया जाता है और उनकी तजावीज़ भी आ जाती हैं, लेकिन बुनियादी किरदार कौमी असम्बली का है, जो लोग बराह रास्त मुंतखब होकर आते हैं। अच्छा, अब अगर इस हवाले से सेनेट से तजावीज़ के अलावा सेनेट को किरदार मिल के सारे जो कौम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो देना चाहें तो वो दे भी सकते हैं, लेकिन बात महज तजावीज़ का, महज बहस मुबाहिसे का, ये कोई मुफीद काम नहीं कर सकता। असल चीज ये है कि जो तजावीज़ सामने आए उन पर अमल दरामद हो, और उन तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए जैसे मैंने कहा कि एक तो निज़ाम का आईनी जमहूरी तसलसल जरूरी है, पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है,
सियासी इस्तेकाम जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की, बड़ी अच्छी बात की, मईशत तबाह होती है, बड़ी अच्छी बात आपने की, बर्बादी होती है। बस ये कुदरती तौर पर आपको तोहफा भी मिल गया कि ये सारी चीजें आपके दौर में जारी रहीं, सियासी अमल भी जारी रहा, जमहूरियत में भी इस्तेहकाम आया और आईनी तौर पर भी मुल्क मजबूत रहा। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि अगर आइन में और जो आइनी निज़ाम में और कानूनी निज़ाम में और जमहूरी निज़ाम में तसलसल आए तो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, बात ये थी कि अगर हकीकी जमहूरियत रहे और जमहूरी हुकूमतों को काम करने दिया जाए और इदारे अपने हुदूद के अंदर काम करें और जो हुकूमतें जमहूरी हैं वो अपने इंतखाबी मंशूर पर 50% भी अमल करें और सूबे भी अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अभी पाकिस्तान में ये हम तो समझ नहीं रहे हैं कि 18वीं अमेंडमेंट और 7th NSP अवार्ड के बाद सूबों का किरदार बढ़ गया है। ये तमाम शराइत पूरी हों तो ये हो सकता है कि जो हम बेहतरी की उम्मीद लगा सकते हैं वो लगाएं। मगर मसला ये है कि 1980 से जब मैं देखता हूँ 2017 तक ये इसमें तमाम मुख्तलिफ हुकूमतें आई, फौजी हुकूमतें भी आई, मगर हमारा ग्रोथ रेट देश से कम रहा 1980 से 2017 का एवरेज। आज जब हम ये देखते हैं कि हमारा टैक्स और GDP रेशो नहीं तो सबसे कम है, उस हुकूमत जो हमारा माजरत के साथ उस हुकूमत का तो नॉन लीग भी हिस्सा थी ना, मतलब एक तरह से मुस्लिम लीग की शक्ल में, जो भी उस जमाने में शक्ल हो मुस्लिम लीग की। तो वो जो आप तरक्की की बात कर रहे हैं 80 की दिहाई में, उसमें तो नून लीग का भी किरदार था। नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे पंजाब के। अगर आप इजाजत दें तो सिद्दीकुल फारूक साहब से इस मौजू पर भी बात कर लेता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, अगर देखा जाए तो अभी जो जायजा जैसे आपसे दिया, जुज़वी तौर पर इत्तेफाक तो किया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, लेकिन उन्होंने आपकी डिसमल परफॉर्मेंस जो रहती है पार्लियामान की और जमहूरी निज़ाम की, कि उन्होंने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई माशी तौर पे, उसके लिए आपके पास क्या जवाब है? तो फौजी अदवार के अंदर बेहतर नहीं। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, आपने ये चीज का जिक्र करके तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का भी 85 में जिक्र कर दिया। नहीं, मुस्लिम लीग का जी, नून का नहीं सर, मुस्लिम लीग का। आपने आपके मुंह से नून लीग निकला है, मुस्लिम लीग नून निकला है, इसलिए आप उसकी इस्लाह कर रहे हैं। इस्लाह कर दी मैंने, आप जो कहें। तो इसलिए उस वक्त ज़ियाउल हक साहब ने जी पार्टी ने सिलेक्शन करवाए थे, ठीक है। अच्छा, फिर उनकी अपनी पॉलिसियां थी, फिर उनके और मसाइल थे, उन्होंने तो कौमी पार्टियों को क्रश कर दिया और MQM जैसे और इस तरह की चीजें खड़ी कर दी। तो वो जो मैंने आईनी जमहूरी तसलसल की बात की है, जब आइन का तसलसल हो तो वो इस तरह की जो मार्शल लॉ और इस तरह की चीजें आती हैं, अपनी अपनी पॉलिसियां बनाते हैं, कहीं कोई उन्हें डिक्टेट करता है, कहीं कोई वो अपनी लेजिटिमेसी की फिक्र, वो अदालतों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उस पर पूरी कौम पर असर पड़ता है। मैंने ये कहा था कि आईनी जमहूरी तसलसल से अकाउंटेबिलिटी होती है, खुद ब खुद चीजें नहीं होती। जब एहतसाब होता है तो फिर क्योंकि हर 5 साल के बाद जो है अवामी नुमाइंदों को अवाम के पास जाना पड़ता है, तो जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती उन्हें मुस्तरद कर देते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी मरकज में थी और फिर इलेक्शन लड़ा। और सिद्दीकुल फारूक साहब, एहतसाब तो एहतसाबी इदारे करते हैं, अवाम एहतसाब को समझ नहीं आया, पता नहीं आप कह रहे हैं। तो माशी एहतसाब अगर होगा तो वो तो एहतसाब के इदारे भी करेंगे, अदालतें भी करेंगी। आपने ये कहा है कि लोग सुन रहे हैं और उनकी जुबान में, आसान जुबान में मैं बात करूं, एहतसाब के लिए जो एहतसाबी इदारे हैं जिस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं वो जानता हूं, मैं भी उनका शिकार रहा। आजकल जो कुछ हो रहा है वो भी ये एहतसाब नहीं हो रहा, लेकिन कौम के नुमाइंदों का एहतसाब जो है बुनियादी तौर पर अवाम इंतखाबात के जरिए करते हैं। ये जो कोई जिससे जुर्म हो जाए वो जराइम की सूरत में एहतसाब अलग चीज है, कारकर्दगी की सूरत में एहतसाब अलग है कि एक अच्छी पॉलिसियां नहीं बनाई, कौमी मसाइल हल नहीं हुए, वो एहतसाब बिल्कुल अलग है। मुजरिमों का या जिन पर इल्जाम लगे उनका एहतसाब अलग है। चलिए ये आपका ज़ाविया यहाँ पर कुछ समझ में आया, पर मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि ये भी वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। लेकिन अहम बात है यहाँ पर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब जाता हूँ मैं। और डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जिक्र किया इन्होंने सिद्दीकुल फारूक साहब ने
कि जनाब जब आईनी और जमहूरी निज़ाम का तसलसल रहता है तो एहतसाब जो कुदरती तौर पर आ जाता है। अवाम 5 साल बाद एहतसाब करती, पॉलिसियाँ इस तरीके से बेहतर होती हैं। तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये आपकी जो पहले आपने बात की थी कि अवाम तो ये बात नहीं कर रही, उसकी नफ़ी हो जाती है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस पर तबसरा करें। मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर था उसको मैंने सपोर्ट किया था, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस वक्त जो 3 पार्टियां इक़्तिदार में है वफाक और सूबों में, उन्होंने अपने मंशूर के आम नुकात पर 75% से ज्यादा अमल नहीं किया, बल्कि उससे इनहराफ किया। नंबर 1, मैं इसमें तीनों पार्टी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा खतरनाक है और इन सबसे ऊंची है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ कि वफाक और चारों सूबों ने जो कानून हमारे यहाँ हैं और जो पॉलिसियां अपनाई हैं, उनमें से बेशतर जो हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है आलमी, जिन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है जी। और हल्का हाथ इसलिए रखा है कि वॉर ऑन टेरर में अमेरिका को हमारी मदद की जरूरत है। और मैंने अभी कल ही एक कॉलम लिखा है जिसमें कहा है कि ये जो हमारी वो हो रही है, इसमें रियासत के चारों सतूर जिम्मेदार हैं। तो हमारी जो बेशतर पॉलिसियां हैं और बहुत से कानून हैं, वो फेडरल फाइनेंशियल टैक्स जो एक्शन टास्क फोर्स है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो अगर ये बुनियादी चीजें हम नहीं कर रहे, और दूसरी चीज ये थी कि जितने बजट बनाए जाते हैं, मैं दोबारा कहता हूं, जो मंजूर होते हैं वो आईन के खिलाफ हैं, और सेनेट को या जो है वो कौमी असम्बली को ये इख्तियार ही नहीं है, या जो सूबाई असम्बलियों को ये इख्तियार नहीं है कि वो बजट पास कर सकें। मसलन एक मिसाल मैं आपको दे दूं, 25A में लिखा है कि हमारा जो आईन है कि जनाब 16 साल तक का हर बच्चा स्कूल जाएगा। तो अगर 2,50,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और हर साल साल जो बजट आ रहे हैं उसमें न इतने स्कूल हैं न इतना बजट है कि इसको दाखिला दिया जा सके, ये कौन से इसको पार्लियामेंट में कैसे अप्रूव करते हैं? ये मैं सवाल रखता हूं सिद्दीकुल फारूक साहब के सामने, ये मैं सवाल रखता हूं सिद्दीकुल फारूक साहब के सामने। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब ये मंतक देखें, अभी आपके सामने पेश की है, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने ये बताया है कि अगर आइन की पासदारी की जाए तो फिर कानून साज असम्बली और सेनेट को जो है वो भी अपनी बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड करना है कि वो किस हद तक आवाम के लिए माशी पॉलिसियाँ, इक्तिसादी पॉलिसियाँ बना सकती हैं। क्या आपके ख्याल से ये बात जो उन्होंने की है ये दुरुस्त है? पहली बात तो यह है कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। मैं वजाहत कर देता हूं, उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर बहुत सारी चीजों की इजाजत नहीं, और बहुत सारी चीजें ऐसी की जा रही हैं पार्लियामान के अंदर जो कि गैर आईनी है, उनसे माशी इस्तेहसाल हो रहा है। और आइन के आर्टिकल की रेफरेंस भी दी है कि जैसे तालीम का शोबा है तो उसमें बच्चों को तालीम देनी चाहिए और उसकी तादाद जो है वज़ा होनी चाहिए। इस हिसाब से हुकूमत और बिलखुसूस पार्लियामान जो है उन्होंने अपने फ़राइज़ अदा नहीं किए। ये एक मिसाल रखी। सुने 18वीं तरमीम के तहत अब जो तालीम है वो सूबों को मुंतकिल हो गई है। ठीक। 18वीं तरमीम के जरिए बहुत सी पावर्स जो मरकज के पास थी वो सेहत, तालीम समेत चली गई हैं। पहले सूबों के पास मसलन बिजली पैदा करने और कुछ सरमायाकारी करने और दूसरे मुल्कों के साथ मामला करने, मुआहदे करने के इख्तियारात नहीं थे। ये 18वीं तरमीम के जरिए एक हद तक ये इख्तियारात की दे दी गई, चीजें गोया कि सेंट्रलाइज कर दी गई हैं। वैसे भी जो इम्प्लीमेंटेशन का मैदान है, इंतफाज का मैदान है, वो सूबे ही होते हैं। तो अब ये जरूर है कि कुछ खामियां, कमजोरियां हैं, रहेंगी। आज भी जब अमेरिका का और बरतानिया का बजट बनता है, इलेक्शन होते हैं, तो उनमें फिर इशू सामने आते हैं। हालांकि 450 साल से ज्यादा जमहूरियत बरतानिया में हो रही है, 250 साल से अमेरिका में। सिद्दीकुल फारूक साहब एक मस्बत बात करता हूँ, सिद्दीकुल फारूक साहब एक मस्बत बात करता हूँ, क्यों ना बेहतरी के लिए, आसानी के लिए और काम ज्यादा बेहतर अंदाज में करने के लिए भी एक बाकायदा तौर पर कोई ऑर्डर कमेटी बनाई जाए जिसका बुनियादी मकसद ये हो कि सेनेट और नेशनल असेंबली के अंदर कानून साजी जो है वो अवाम के और अवाम के माशी मसाइल को सामने रखते हुए बहुत सारी कानून साजी की जाए। इसमें तो कोई बुराई नहीं अगर कोई मस्बत कदम उठाया जाए और ये परफॉर्मेंस रिव्यू लिया जाए कि सेनेट ने इतने अरसे में अवाम के लिए क्या काम किया है, इसकी कानून साजी का रिकॉर्ड हो, ऑडिट हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आप खुद एक कानून साज रहे हैं, दीगर और इदारों में काम करते रहे हैं, एहतसाब का आपने सामना भी किया, तो क्यों ना एहतसाब पार्लियामान का भी किया जाए कि उनका क्या किरदार रहा है।
कमेटियों पे कमेटियां बनाने से तो मसाइल हल नहीं होते। फिर आप हल बता दें, आप हल बता दें जी। पहले ही स्टैंडिंग कमेटियां मौजूद हैं। स्टैंडिंग कमेटियों और पार्लियामेंट से आज इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कल होंगे नहीं होंगे, सेनेट पे जो कुछ अब सेनेट इलेक्शनों पे होता रहा, तादादी मुदाखलत इनकी और कुछ और जो जिन भूत है पीछे उनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पहले बात मैंने कहा है, सियासी इस्तेकाम और हर इदारे का अपना किरदार, और पार्लियामेंट जो है वो तो सुप्रीम है, वो कानून साजी करती है, वो आइन साजी भी करती है, आइन में तरमीम इजाफा भी करती है, किसी को इख्तियार दे किसी पे कम करे, ये पार्लियामेंट का रोल है। तो पार्लियामेंट को अपना रोल पहले तो अदा करने दिया जाए ना। चलें, खैर ये आपने बात की, चलें इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। इन्होंने कहा कि जनाब उनका इस्तेहकाक है कानून साजी करना, अब कमेटी पर कमेटी बिल्ड नहीं की जाएगी, उनका एहतसाब किस तरह से किया जाए। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आप भी बता दें फिर उनका किस तरह से एहतसाब करें। नहीं देखिए, ये तो जो बात साहब ने की है, मैं तो इस बात पर एग्री करता हूँ। मसला सिर्फ दो है। पहला चीज ये थी कि जो इलेक्शन में कामयाब जब होकर आते हैं तो एक इंतखाबी मंशूर होता है। जब आप बजट बनाएं तो मेहरबानी करके उसमें ये बता दें कि जो आपकी टैक्सेशन की प्रपोजल्स हैं, जो आपके अखराजात हैं, वो आपके इंतखाबी मंशूर जिसकी बुनियाद पर आप मुंतखब हुए हैं उसके मुताबिक हैं या उससे इनहराफ है। मैंने अर्ज किया कि तीनों ये बुनियादी पॉइंट है, बनाए हैं, ये बुनियादी पॉइंट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर होता है, मैं कोशिश करता हूं कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दूं, लेकिन मसला इतना उलझा हुआ है कि इसको एक प्रोग्राम के अंदर सुलझाना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे नुकात सामने आए और जिन भूतों का भी जिक्र कर दिया, ऐसे न बोलें, दूसरों पे न डालें। पार्लियामान की कारकर्दगी पार्लियामान में दिखाई देनी चाहिए, दूसरों पर ब्लेम डालकर इस तरह से मसाइल नहीं हल हो सकते। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।